हर्षल चौधरी नाम तो सुना ही होगा। ये कहावत है, कुछ फिल्मों का एक डायलॉग हुआ करता है कि हर्षल चौधरी नाम तो सुना ही होगा। हम है यहाँ के एसडीएम। एसडीएम मतलब आप समझ ही चुके हैं कि आखिर में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं ये। और यहां पर कुछ मामले ऐसे चलकर सामने आते हैं कि एसडीएम के खिलाफ अब प्रधानमंत्री से बात होने लगी है। प्रधानमंत्री को लेकर के अगर बात की जाए तो ये होता है कि शायद यहां से न्याय मिल जाएगा, और न्याय मिलने को लेकर के अब तबादला चाहिए इनको, वो भी हर्षल चौधरी के खिलाफ आरोपों का पुलिंदा सिरोज अधिवक्ता संघ का सरकार पर दबाव। सिरोज में लंबे समय से पदस्थ एसडीएम हर्षल चौधरी एक बार फिर से विवादों में है। उनका नाम न केवल भेदभावपूर्ण कार्यशैली बल्कि नागरिकों और पक्षकारों के साथ दुर्व्यवहार के आरोपों में भी चर्चा देखा जाता है। यहां तक कि अधिवक्ता संघ सिरोज के उनके खिलाफ 6 पन्नों का एक ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा दिया गया है। दरअसल कुछ मामला यह है कि जब एसडीएम साहब के सामने जब कोई व्यक्ति जाता है तो एसडीएम साहब भी भाई यूपीएससी निकाल के आए हैं। अब एमपीएससी यूपीएससी जो एग्जाम निकाल के आ जाए तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके अंदर काबिलियत है, तभी वो एसडीएम या तहसीलदार या आईएएस आईपीएस बना है, वरना यूं ही नहीं बन जाता। काबिलियत तो थी, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि गुस्सा भी होता है। आम बात है, गुस्सा एक इंसान के अंदर रहता है और वो गुस्सा की कभी दिख जाए या आदतन वो बार बार चिड़चिड़ापन, ये सारी चीजें दिखे, ये भी हो सकता है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि एक उस स्थान पर आप बैठे हैं जहां आपसे जनता डायरेक्ट आती है, आपसे बात करती है और आपके ही इशारों पर चलती है, यानी जो आपके फैसले होते हैं उन फैसले पर जनता अमल करती है। लेकिन अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष एडवोकेट कपिल त्यागी का कहना है कि उनके पास चौधरी के खिलाफ सबूत है जिन्हें वे जांच अधिकारियों को सौंपने के लिए तैयार है। उनके अनुसार एसडीएम पर आरोप है कि उन्होंने अवैध पट्टों के नामांतरण, गैरकानूनी सीमांकन और नोटिस भेजकर अवैध वसूली जैसे गंभीर काम किए हैं। क्या सत्यता है इसकी, ये तो जांच के बाद पता चल पाएगा। अगर किसी पक्षकार ने पैसे नहीं दिया तो मकान तोड़ने की धमकी भी पहुंच जाती है। मद बी 121 सहित कई मामलों में एसडीएम द्वारा लिए गए निर्णयों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है। त्यागी का कहना है कि एसडीएम चौधरी के खिलाफ, यानी कि अवैध तरीके से पैसे कमाने का जो उन्होंने तरीका नया निकाला है, उनके खिलाफ एक नोटिस जारी हो और उनको यहां से अन्य जगह तबादला दिया जाए। सरकारी भूमि को अतिक्रमण बता करके शिक्षण संस्थानों और कॉलोनियों को नोटिस भेजना, फिर अपने दलालों के जरिए मोटी रकम मांगना, यह सब उनके रूटीन का हिस्सा बन गया है। पैसे मिलते ही हैं, वहीं जमीन अतिक्रमण मुक्त हो जाती है, यानी जो पैसे दे दे उसकी जमीन पर कब्जा नहीं और जो ना दे उसकी जमीन पर कार्रवाई का डर। बासौदा भोपाल बाईपास का काम तो शुरू हो गया, लेकिन वहां के नक्शे और दस्तावेज सूचना के अधिकार के तहत मांगने पर भी नहीं मिल रहे। ना कलेक्टर ने जवाब दिया और ना ही एसडीएम के ऑफिस के दस्तावेज मिले। जिनकी जमीन इस रोड के लिए ली गई उन्हें ना नोटिस दिया गया और ना ही मुआवजा मिला। यहां तक कि कायाकल्प योजना में सिरोज के रोड चौड़ीकरण और स्ट्रीट लाइट्स के करीब लगभग 6 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे, लेकिन वे पैसे कहां गए इसका पता नहीं चला। अमृत योजना के तहत जलापूर्ति के लिए फंड भी आए, लेकिन सिरोंज के लोगों को पानी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जब अधिवक्ता संघ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही एसडीएम हर्षल चौधरी के खिलाफ जांच नहीं हुई या उन्हें विदिशा अटैच नहीं किया गया तो वे सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। इस पर जो है एसडीएम हर्षल चौधरी के खिलाफ जो ये कार्यवाही की मांग कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये जानकारी बेहद जानने लायक होगी कि आखिर में ये इनका कहना क्या है।
क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि उनके आरोप जो है सीधे एसडीएम पर है कि एसडीएम साहब सिर्फ माल कमा रहे हैं। और ये माल कहां से आता है? डराकर धमकाकर कोई गरीब अगर कहीं सरकारी भूमि पर मकान बनवा लिया है तो एसडीएम साहब उसको नोटिस भेज देंगे, भैया वहां से खाली कर दो वरना हम तुमको, अगर तुम पैसा दे दिए तो ठीक है, नहीं तो वरना हम तुमको हटा देंगे। अब मुद्दे की बात तो यही है कि वाकई पर अगर एसडीएम साहब सिर्फ अपने जेब को गर्म करने पर लगे हुए हैं तो यह भी कहा जा सकता है कि ऐसे एसडीएम के खिलाफ वाकई पर कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन ये मेरा कहना नहीं है, ये किसका कहना है, ये देखिए रिपोर्ट। मैं कपिल त्यागी एडवोकेट हूं और अधिवक्ता संघ सरोज का अध्यक्ष हूं। त्यागी जी, जो आपने त्यागी समाज के पट्टे की जमीन के बारे में बताया, क्या पूरा मामला, कितने लोग हैं? त्यागी समाज की जमीन के बारे में नहीं बताया मैंने। जमीन ऐसे सैकड़ों केसेस हैं, त्यागी जी के नाम बताए आप? ये मेरे पास जो सर्टिफाइड कॉपी है उनके नाम बताएं, कौन कौन है? वो नाम मैंने बता दिए हैं थोड़ी देर पहले। आप बताएं, आप मेरी बात तो सुन तो ले आप। इसकी कॉपी मैं आपको दे दूंगा। नहीं, इसे बता तो नहीं आप ये कॉपी ले लीजिए, आप पढ़ लीजिए, मेरे पास 3-4 कॉपी है। ये मनमोहन त्यागी आदि और जमीन ली है एसडीएम के मित्र वरुण मिश्रा ने, और ये रजिस्ट्री हुई है 29 लाख रुपए की। ये भूमि पट्टे की थी, विक्रय हुई और साथ में इस जमीन का नामांतरण भी हुआ। पट्टे की जमीन का विक्रय नहीं होता? पट्टे की जमीन का विक्रय सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर नहीं किया जा सकता। तो क्या है, माननीय कलेक्टर महोदय अब अधिकार कमिश्नर महोदय पे है, उनसे परमिशन लेना पड़ेगी पट्टे विक्रय की, तब जाके उसकी जांच होगी किस आधार पर पट्टा विक्रय किया जा रहा है, क्या आपकी आवश्यकता है, तत्पश्चात वो पट्टा विक्रय किया जाएगा। तो आप किस पे आरोप लगा रहे हैं? एसडीएम है हर्षल चौधरी। ये मंडला के निवासी है, जिन्होंने क्रय की है, और वो भी सौभाग्य से मंडला के निवासी है। और बाईपास रोड डल्ला है मंडला के उस व्यक्ति वरुण मिश्रा को ये कैसे पता कि यहाँ जमीन क्रय करना है? कितने लाख की जमीन होगी? ये वो जमीन तो खैर करीब 2 करोड़ की है, लेकिन विक्रय हुई है वो 30 लाख रुपए में। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके ऊपर कितने आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है? मेरे ऊपर वर्तमान में एक प्रकरण माननीय उमाकांत जी द्वारा पंजीबद्ध है। वो एक असत रूप से न्यायालय में गतिशील है वो प्रकरण, और उन्होंने ये कहा था कि कपिल त्यागी जी ने मुझे धमकाया है। ये न्यायालय में गतिशील है वो प्रकरण। अब न्यायालय उसको सिद्ध करेगा कि मैंने धमकाया था या नहीं धमकाया। अब इस संबंध में ज्यादा गहराई में न जाए। जो प्रकरण पहले आप आदरणीय मेरी सुन तो ले, जो प्रकरण न्यायालय में गतिशील है उसके संबंध में टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। आपके द्वारा कितनी कानूनी जानकारी दे रहा है? कानूनी हुई नहीं, आप रिकॉर्ड पता कर लें, आप तो चौथे स्तंभ है। अगर मेरे नाम कोई कानूनाइजर लाइसेंस हो, आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि अधिवक्ता एक्ट के अंतर्गत कॉलोनाइजर नहीं बन सकता हूं मैं, ये आपको पता होना चाहिए। आप प्रश्न करेंगे, दूसरों का प्रश्न लूंगा क्या मैं? आपके द्वारा पुलिस अधीक्षक मारपीट की गई है, जब किसकी पुलिस आरक्षक के ऊपर कभी कोई मारपीट नहीं की गई, कभी कोई मारपीट नहीं की गई। कोई मामला वर्तमान में नहीं है। मेरे ऊपर मात्र सिंगल अपराध पंजीबद्ध है, वो भी माननीय उमाकांत जी ने मेरी शिकायत की है। इसके अलावा अगर हो तो आप रिकॉर्ड देख लें, थाने मालूम। सर ऐसी जानकारी नहीं है, अभी ऐसे जानकारी होता है कि रात को 9 बजे आपको रिपोर्ट डाल दो और सुबह उसको डिलीट कर दीजिए। ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है, आप मुझे बता दीजिए। जानकारी नहीं सर, कोई अगर आपको ये जानकारी दे तो यहाँ पर इस बात का नहीं उठना चाहिए। अगर आपके पास प्रमाण नहीं है तो कैसे आप आरोप लगा देंगे एक अधिवक्ता के ऊपर? आप कैसे लगा देंगे रिकॉर्डेड आरोप? अगर आपसे किसी ने कहा है तो आप उससे पूछिए प्रमाण। मैं आपके सामने आया हूँ प्रमाण लेकर, आप बगैर प्रमाण के कैसे आरोप लगा देंगे? सैकड़ों की संख्या में कॉपी नहीं दी जाती, सर्टिफाइड कॉपी मांगते हैं, नकल नहीं देते। तो क्या उनको अधिकार रहता है कि वो कैंसिल करने के बाद दोबारा उस पर आदेश कर सकते हैं? उसके लिए विधिवत आपको परमिशन लेना पड़ेगी। अगर कोई गलत आदेश आपसे हो गया है तो आपके वरिष्ठ अधिकारी वरिष्ठ न्यायालय से आप उसकी बाकायदा
पुनरावृत्त करते हुए उसका परमिशन लेंगे, तत्पश्चात उसमें आदेश में संशोधन करेंगे। नियम तो ये कहता है। जैसे आपने आरोप लगाया कि पैसे लेकर काम करते हैं, तो क्या आपको पैसे लेते हैं या किसी एजेंट के थ्रू लेते हैं? अब ये तो आप लोग इतने समझदार हैं कि मैं आपके सामने तथ्य रख रहा हूँ और जिन तथ्यों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, पहले इनका प्रश्न पूरा हो जाए। सबसे ज्यादा समाचार कोई होता है तो वो एडवोकेट होता है, वकील होता है, अभिभाषक होता है। जी जी, सबसे ज्यादा समाचार कोई होता है, अभिभाषक होता है, वकील होता है, एडवोकेट होता है। ऐसा तो मैं कह सकता हूँ कि पत्रकार बंधु समझदार होते हैं। मैं हाँ, विधि का ज्ञाता जरूर होता है, अधिवक्ता विधि का ज्ञाता होता है। ये नहीं कह सकते कि सब समझदार हो सकता है। जैसे जो भी पढ़ते हैं, रेडियल काम करते हैं, हाँ लड़ते ना भाई, वकील तो पक्षकार का काम करेंगे, पक्षकार का काम करेंगे ना, लेकिन पक्षकार वहां क्या हो रहा है ये आपके सामने तथ्य तभी तो लाए। वहीं इस पर हमारे मीडिया के द्वारा मीडिया टीम ने हर्षल चौधरी से भी बात की है। एसडीएम हर्षल चौधरी के खिलाफ जो भी कार्यवाही होगी या क्या उनका पूरा मामला है वो हम जानने की कोशिश करेंगे और पूरी रिपोर्ट देखेंगे कि आखिर में हर्षल चौधरी का क्या कहना है। जो एसडीएम कपिल त्यागी द्वारा आपके ऊपर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए गए, बाईपास पर आपके रिश्तेदार द्वारा जमीन खरीदी, इस तरह के कई आरोप लगाए गए, क्या कहना चाहिए? हाँ, ये मैंने कुछ आरोप ऐसे सुने थे और ये काफ़ी दिनों से यहाँ पे चल भी रहा है। अनेक बार उनके द्वारा शायद फेसबुक में भी कभी कभी पोस्ट किया गया है, जिसके स्क्रीनशॉट्स मेरे पास आए थे। कुछ न्यायालयीन प्रकरण जिसमें वकील साहब स्वयं पक्षकार थे, उसमें नियमानुसार जो निर्णय हुआ वो उनके विरुद्ध चला गया। उनके क्लाइंट्स के कुछ निर्णय, शासन नियमानुसार जो निर्णय हुआ वो उसके विरुद्ध हो गया, तो उससे वो काफ़ी समय से मेरे प्रति व्यक्तिगत रूप से कुंठित हैं और आए दिन अमूमन वो पोस्ट इस प्रकार की करते रहते हैं और अपना विरोध प्रदर्शित करके कुछ दबाव बनाने का प्रयास करते रहते हैं। परंतु मेरे न्यायालय में जो भी कार्रवाई हुई है वो शासन नियमानुसार हुई है, जो भी हमारी राजस्व संहिता के अंतर्गत प्रावधान है उनके तहत की गई है। और किसी भी प्रकार की कोई जांच अगर इसमें होती भी है तो मैं उसके लिए बिल्कुल ओपन हूँ। कोई भी जांच हो जाए, न्यायालय में कोई भी नियम संगत कार्रवाई ही हुई है, कोई भी नियम विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई है। सर एक और मामला है, मैंने एक बात और भी कही है कि पट्टे की भूमि का नामांतरण हुआ है, रजिस्ट्री हुई है और उसमें एसडीएम कार्यालय के ही कोई स्टेनो मतलब दबाव में है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी न्यायालय में जो भी प्रकरण है उनकी बिल्कुल जांच हो जाए, मैं उसके लिए बिल्कुल ओपन हूँ, क्योंकि न्यायालय में कोई भी प्रक्रिया नियम संगत तरीके से ही होती है। पूरी रिपोर्ट या जांच पड़ताल की जब बात की जाए तो प्रधानमंत्री को ही नोटिस दे दिया गया है। तो अब सारी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं कि बहुत जल्द ऐसा होगा जब एसडीएम साहब के खिलाफ या तो कोई एक्शन होगा या तो जांच पड़ताल शुरू हो जाएगी। क्योंकि यहां पर मुद्दे की बात तो यह कही जा रही है कि हमारे पास सबूत है साहब, पहले जांच तो शुरू की जाए। वही दूसरा मामला मध्य प्रदेश के सीधी जिले से रामपुर थाना अंतर्गत जहां खड्डी चौकी का है। खड्डी चौकी में एक बड़ी समस्या देखी गई कि 7 दिन बीत गए एक एक्सीडेंट को, लेकिन उस एक्सीडेंट पर पुलिस के द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले पर अगर बात की जाए तो पुलिस मौके वारदात पर नहीं गई, ये तक देखने नहीं गई कि आखिर में वो घटना स्पॉट कहां पे है जहां पर बच्चे की मौत हो गई है। यानी कि ये एक्सीडेंट स्पॉट कहां है, कौन सी गाड़ी है, गाड़ी तक को जब्त नहीं किया गया। लेकिन इसके माता पिता जो है लड़के के, यानी कि पुष्पेन नाम का लड़का जो उम्र 4 वर्ष की है, उनके माता पिता जो है काफी परेशान है कि क्या हमें न्याय मिल पाएगा। इतना ही नहीं, ये तक कहा जा रहा है कि सामने वाला जो व्यक्ति है जिसकी गाड़ी है वो हमारे ऊपर दबाव बना रहा है, हमें एफआईआर शिकायत करने नहीं दिया जा रहा। अगर हम पुलिस की मदद मांग रहे हैं तो यहां तक कि हमें मारने का योजना भी बना लिया गया है। गाली गलौज की ऑडियो भी है जो हम आपको इतनी अभद्रता और गालियां जो उसमें मौजूद है वो आपको नहीं सुना सकते, इसलिए वरना आपके सामने हम इस बात को जरूर रखते, रिकॉर्डिंग आपको हम सुनाते कि किस तरीके से एक गरीब परिवार पर अत्याचार किया जा रहा है। पहले तो बेटा मर गया, इसके बाद अब साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जो गाड़ी वाहन यानी कि जो इसके मालिक हैं गाड़ी के, वो किस तरीके से परेशान कर रहे हैं। हम आप बताएंगे कि गाड़ी के जो ऑनर है वो राजेंद्र प्रसाद पांडे, झगरी नारायण प्रसाद पांडे उनके पिता का नाम है, झगरी के निवासी हैं, जिनके द्वारा राजेश सिंह पिता दरबारी सिंह जिनकी उम्र 32 वर्ष है पूरा
परिवार के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि किसी भी तरीके से सामने वाला व्यक्ति इनके ऊपर रिपोर्ट ना लिखा सके। वजह यह है कि गाड़ी का कोई भी कागज शायद नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से कमांडर ये गाड़ी टैक्सी जो देखी जा रही है, जरूरी नहीं कि इस वाहन का बीमा हो, क्योंकि जिस तरीके से ये गाड़ी की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये गाड़ी जहां तक देखी जा सकती है कि काफी पुरानी गाड़ी है। बीमा की तो बात ही छोड़ दीजिए, शायद डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। और इस गाड़ी का जो नंबर है स्क्रीन पर आप देख ही रहे होंगे, क्योंकि ये जिस तरीके से स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, ये मीठा मीठा सा नंबर है, लेकिन एक्चुअल नंबर क्या है स्क्रीन पर वो भी आपको देखने को मिलेगा। लगातार बने रहें तरंग 24 न्यूज पर। उससे पहले हम आपको दिखाएंगे उनके माता और पिता का ये बयान। देखिए कि क्या कहना है पुष्पेंद्र की माँ का और पुष्पेंद्र के। यहाँ पे पुलिस शासन रिपोर्ट भी किया सर, वो भी कोई जांच करने नहीं आया है। यहाँ पे बोलते हैं कि मेडिकल रीवा से आएगा तब हम आएंगे, पता नहीं कब आएगा सर, क्योंकि हम तो हफ्ता बीत गया है। 27 तारीख 20 तारीख को 10 बजे घटना हुआ, फिर भी अभी पुलिस यहाँ पर नहीं आया। आपने पुलिस को सूचना जाकर थाने में दिया क्या? वो गया था इसी दिन में, सुबह में भी गया था सर उसके पास, तो भी फिर भी बोला कि वो रीवा से वो आएगा मेडिकल, तब फिर आएंगे आपको जांच करेंगे, आप क्यों परेशान हो। फिर भी अभी 27 तारीख हो गया, फिर भी वो नहीं आया। यहाँ पर जो गाड़ी खड़ी थी, वो गाड़ी खड़ी थी स्टूडेंट जैसे लड़का हुआ, जैसे उसका लड़का आया गाड़ी लेके खींच के लेके चला गया ट्रैक्टर से। पुलिस नहीं आई लेने? पुलिस लेने नहीं आया था। आपने रोका कि गाड़ी नहीं ले जाने? यहाँ कोई नहीं था सर मौजूद में। क्या नाम है आपको? मेरा नाम शिवशरण सिंह है। पिता का नाम? पिता का नाम मेरा दरबारी लाल सिंह है। कितने साल के हैं आप? 35 साल का है। बच्चा कितने साल का था? 4 साल का था। घटना के बाद हॉस्पिटल में मौत हुई उसकी? हाँ, हॉस्पिटल में हुआ सर। एक्सीडेंट ही वजह है? एक्सीडेंट की वजह। पुलिस कोई मदद नहीं कर रही? कोई मदद नहीं किया। क्यों नहीं कर रही है? क्या आपने जानने की कोशिश की कि भाई मेरे इस मामले पर पुलिस क्यों नहीं आ रही? बहुत सतेंदु हैं। अभी यहाँ बड़े बड़े सतेंदु सब मिल गए हैं, आशीष भी मिल गया है, तो गरीबों को सुन ही नहीं रहा है। बड़े बड़े कहीं का हाल लगा हुआ है तो उसी का सुनते हैं सर। हम लोग गरीब आदमी सोचते हैं इस गौड़ है तो क्या करेंगे, इसीलिए तो कोई सुन ही नहीं रहा सर। 2 घर का गाँव है तो क्या करेंगे सर, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कौन सा गांव है ये? गुजरेर है सर। गुजरेर? हाँ गुजरेर है। कौन सा टोला? हाँ गुजरेर हो गया, गुजरेर है, मैंने गुजरेर है सर। कौन सी चौकी लगती है आपकी? हमारा चौकी लगता है खड्डी थाना रामपुर लगता है सर। क्या नाम है आपका? उर्मिला सिंह। उर्मिला सिंह? हाँ उर्मिला सिंह गौड़। क्या घटना घटी? घटना होगा साहब, वो बच्चा रोड में खड़ा थे किनारे, वो एक कमांडा लावा उधर से स्पीड रहा, वो कमांडा लावा वो पिया रहा सर, वो गांजा पीता है दारू पीता है, तो वहाँ से स्पीड आवा है। बच्चा हमारा किनारे खड़ा रहा, वो ले आकर इस धीरा में लड़का को टेस्ट कर दिया। हाँ। कितने साल का बच्चा? 4 साल की बच्चा था। लड़के का नाम? लड़के का नाम है पुष्पेंद्र सिंह गौड़। आप कौन है लड़के की? हम लड़के की माँ हैं। घटना ये कब की? 20 तारीख को। 20 तारीख को 10 बजे सुबह। फिर क्या हुआ? बच्चे को कहाँ ले गए? फिर साहब लगा तो रामपुर से रिफर कर दो सर रीवा, वहाँ सबको दवा होला साहब, वहाँ से बच्चा 10 बजे पे वह हो गया, ख़त्म हो गया। फिर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? पुलिस कोई कार्रवाई आज तक नहीं आया। आज तक नहीं? हाँ, आज तक नहीं आया कार्रवाई। घर पे ही पुलिस नहीं आई? घर पे पुलिस नहीं आई, न कुछ ही सुनाई दे रहे हैं। हमारा कोई नहीं सुनता है साहब। क्यों नहीं सुनते? अब क्यों नहीं सुनता? अब
गरीब लोग साहब हम हैं, हमको कोई नहीं पूछता है। पूरी रिपोर्ट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप बने रहें तरंग 24 न्यूज पर। चैनल पर आप बने रहेंगे तभी आपको खबरें मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, खबरों को शेयर करिएगा, दनादन शेयर करते रहना है। चैनल को ग्रोथ चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि तरंग न्यूज टीम और तरंग न्यूज आप तक पहुंचते रहे और बड़ी खबरों को देखते रहें, तो आप भी हमें यहां पर लाइक कमेंट तो कर ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ इस नंबर पे, जो कि नंबर मेरा है 8878598878, इस नंबर पे कोई भी खबर अपने क्षेत्र से, कोई भी क्राइम रिपोर्ट आप भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अरे, कहां जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78।